आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन और मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन, इन पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने आप को इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। हमारे कोटा से आने वाले कोटा उत्तर से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य ने अभी ये कहा कि 7 महीने आपकी सरकार आए हो गए, परंतु अभी तक सब क्या है, इनको बिठाइए। आप बोलिए, आप बोलिए। क्या बोले तो साहब, आप तो अपनी बात कहिए सब, आपकी बात। इन्होंने ये कहा कि 7 महीने आपकी सरकार आए हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जितने 5 साल में काम नहीं हुए, उतने हमारे 5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो कहती है। आप बिराजो। आप इधर, आप तो इधर बोलो सब। माननीय बिल्कुल आपका भी करेंगे, बैठो आप। अरे बिराजो यार, ये क्या है? आप बढ़िया, माननीय, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। यार कमाल है भाई, मेरा टाइम जाए हो रहा है। अब ये देखो, क्या बोलूं भाई, जिनको अनुमति है सिर्फ उनका ही अंकित होगा, इसके अलावा कोई अंकित नहीं होगा। आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, बिराजो। अब बैठो, हो गया। आप बोलिए। बैठो। माननीय सदस्य, आप इधर देखिए, आप तो इधर देखिए और बोलिए। अरे वो बोल रहा हूं ना यार। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार जो बजट हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जारी किया है, उनमें जो जयपुर शहर के लिए जिस प्रकार के ओवरब्रिजेज, जिस प्रकार से सड़कें, जिस प्रकार से मेट्रो रेल, इनके बारे में जो उन्होंने घोषणाएं की है, मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय मंत्री महोदय से ये गुजारिश करूंगा कि जो बजट में जयपुर शहर के लिए घोषणा की है, क्योंकि जब शांति धारीवाल जी मंत्री थे तो इन्होंने तो चश्मा लगा रखा था, केवल कोटा के अंदर सारा पैसा ले गए। हमारे जयपुर शहर पे जितना विकास होना चाहिए था राजधानी के नाते, उसका 1% काम भी आपने नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, अरे भाई बैठो आप, अरे यार बैठो। आप बिराइए। अंकित नहीं हो रहा माननीय वरिष्ठ सदस्य, अंकित ही नहीं हो रहा। अरे बैठो। अरे यार, ये क्या है? माननीय सभापति महोदय, 2019 में बैठो 2019 में यूनेस्को ने हमारे जयपुर शहर के परकोटे को और विश्व विरासत के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जयपुर शहर में 80 लाख से ज़्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष आने लगे, और उसमें 5 लाख पर्यटक विदेशी हमारे प्रदेश में आने लगे। परंतु ये दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल तक इन्होंने परकोटे के संरक्षण का कोई काम नहीं किया। निरंतर वहां अतिक्रमण होते रहे। जो हेरिटेज हवेलियां हमारे परकोटे के अंदर बनी हुई थी, उनको तोड़ करके वहां कॉम्प्लेक्सेस खड़े हो गए। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यूनेस्को ने जो विश्व विरासत में हमारे जयपुर शहर के परकोटे को, जंतर मंतर को और आमेर फोर्ट को जो शामिल किया है, और जिसके कारण
पर्यटक यहाँ पर जयपुर में आते हैं। आप परकोटे में जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनको आप हटाइए, और जो हेरिटेज हवेलियाँ जिनको तोड़कर और जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं परकोटे के अंदर, उन पर रोक लगाइए। नहीं तो हमारे जयपुर शहर का यदि हेरिटेज स्वरूप बिगड़ गया, जो पहचान है हमारे जयपुर शहर की, तो पर्यटक आना बंद हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी केंद्रीय सरकार, जिन्होंने सीवरेज लाइन पुरानी होने के कारण जो जीर्ण शीर्ण हो गई पूरे जयपुर शहर की, जगह जगह सीवरेज के कारण जो जाम लगता है, बहती है सीवरेज, भयंकर बदबू आती है, उसके लिए केंद्रीय सरकार ने 1406 करोड़ रुपए अमृत योजना 2 के अंतर्गत इसके लिए स्वीकृत किए। परंतु पिछली सरकार ने, जहां 60% पॉपुलेशन रहती है जयपुर नगर निगम ग्रेटर में, उनको तो इन्होंने दिए 456 करोड़ रुपए। तो हमारे साथ ही थे 5 साल का। आप बिराजो, आप बिराजो। अरे बैठो, बैठो, अजय बिराजो। अरे माननीय सदस्य अपने स्थान पे बिराजे। 456 करोड़ रुपया आपने जयपुर ग्रेटर को दिया, और जो 40% इलाका है जयपुर हेरिटेज का, उसको आपने 950 करोड़ रुपए दिए। और इतना ही नहीं, 950 करोड़ रुपए में जो 30% पैसा नगर निगम को वहन करना था, वो आपने भेदभावपूर्ण नीति करके आपने राज्य सरकार की तरफ से वो पैसा दे दिया। परंतु जयपुर ग्रेटर में जो 136 करोड़ रुपया 30% हिस्सा देना था, वो आज तक आपने नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हेरिटेज में तो सीवरेज का काम चालू भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, 5-5 वर्क ऑर्डर निकल गए, पर जयपुर ग्रेटर में अभी तक जो 456 करोड़ रुपए आपने दिए, उसका काम चालू नहीं हुआ, क्योंकि 136 करोड़ रुपए आपने उसमें नहीं दिया था। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से वो 136 करोड़ रुपया जयपुर ग्रेटर नगर निगम को दें, जिससे कि हमारे यहाँ भी जो सीवरेज की समस्या है उससे निजात मिल सके। दूसरा काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा हमने जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को 2-2 नगर निगम बना दिए। इसका परिणाम जानते हो आप क्या हुआ? आज जयपुर शहर पूरी तरह सड़ रहा है, जोधपुर बुरी तरह सड़ रहा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, संसाधन है नहीं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई। दिल्ली जैसे शहर में 12 साल बाद उन्होंने भी 3-3 नगर निगम बनाई थी, पर परिणाम क्या हुआ? उनको 12 साल बाद ये निर्णय वापस लेना पड़ा और वहाँ दिल्ली नगर निगम 1 बनाना पड़ा। आज बंबई इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर 1 नगर निगम है। कलकत्ता इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर 1 नगर निगम है। चेन्नई इतना बड़ा शहर है, वहाँ 1 नगर निगम है। परंतु तुष्टीकरण जैसा, भाई अपने निम्बाड़ा से आने वाले सदस्य ने कहा कि कुछ नगर निगमों पे हमारा कब्जा हो जाए, इसलिए इन्होंने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप इनको वापस एक-एक करिए, जिससे कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। और जो वार्ड भी आपने बना दिए ने, एक-एक गली में 1-1 पार्षद, अब जयपुर शहर में 250 पार्षद, कोई मतलब नहीं है इसका, केवल खर्चा बढ़ रहा है। आप उसको वापस 150 ये जयपुर में करिए, जिससे कि जयपुर शहर की व्यवस्था पूरी हो सके। एक मैं समस्या आपको, जो इनवॉल्स के अंदर आज प्रश्न भी था बाल मुकुंदाचार्य जी का, वो थे नहीं उस समय। ई रिक्शा, जयपुर शहर में 30,000 से ज़्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शाओं में जयपुर का लोकल नागरिक कोई नहीं है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, उनके ये ई रिक्शे हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 2-2, 3-3 बार मीटिंग हो चुकी, परंतु अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ।
मैं चाहूँगा कि आप इसकी पॉलिसी बनाएं, जोन वाइज रिक्शों को आप ये बंटवारा करें और सबके आधार कार्ड के आधार पर इसकी चेकिंग करें। और आज आप देखिए कि 100 रिक्शे एक एक व्यक्ति के हैं, किराए पर चला रहे हैं। ये जयपुर शहर के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप निश्चित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन करिए, आधार कार्ड देखिए और उसके आधार पर इनका आप निर्णय करिए। एक मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ। राजा पार्क में 50 वर्ष पूर्व एक दुकान को हमारे जो आदर्श नगर के उपायुक्त महोदय हैं, डीसी महोदय, उन्होंने मकान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए उसको सीज कर दिया। एक बिल्डिंग है, उसमें 15-20 दुकानें बनी हुई है, 50-50 साल से दुकानें। उसने जो ज्वेलर है बड़ा, जिसने बिल्डिंग खरीदी है, वो होटल बनाना चाहता है। उसने पहले उस दुकानदार से कहा कि खाली कर दो, नहीं मैं सीज करवा दूंगा। उसने कहा कि 50 साल पुरानी दुकान है, आप सीज कैसे करवा दोगे? भ्रष्टाचार हुआ इसमें। और एक इलीगल दुकान बना करके साहब वो क्या जीरो सेटबैक पे बना ली, इसलिए आप उस दुकान को सीज करो, समझ में आती है। पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया। 50 साल से जो काम कर रहा है उसको आपने सीज कर दिया। तो मैं चाहूंगा इसकी आप जांच करवाएं। और जो डीसी योगांतर शर्मा, जिसने मैंने टेलीफोन किया तो मेरे को कहा कि जी आप कुछ भी कर लेना, मैंने तो सीज कर दिया। इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच करवाइए और उस गरीब आदमी की दुकान को खुलवाइए। आदरणीय सभापति महोदय, हाँ मैं यही कह रहा हूं। देखिए आप ये भी कह रहे हैं, बैठो बैठो। एक में हाँ मिले हुए हैं। अच्छा बैठो, बिराजो। ऐसा है, जयपुर के विकास के लिए यदि जयपुर के सारे एमएलए मिलेंगे भी तो निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि हमको जयपुर का विकास करना है, समझे आप। अब एक मैं आपको सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बार मैंने समाचार पत्रों में 28 फरवरी को एक समाचार पढ़ा। उसमें लिखा कि शहरी अमृत योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर शहर का मुंबई और अहमदाबाद की तर्ज पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा। क्या करेंगे उसमें? टोंक रोड को रामबाग सर्किल से B2 बाईपास तक 125 मीटर इधर और 125 मीटर इधर, यानी 250 मीटर चौड़ा किया जाएगा। 250 मीटर चौड़ा करेंगे तो आपने, मैं कहना चाहूँगा मंत्री महोदय कि एसी कमरों में बैठ के ये अधिकारी और ये इस प्रकार के निर्णय कर लेते हैं। आपने कभी कल्पना की कि 250 मीटर यदि चौड़ा हो गया टोंक रोड तो उसमें कम से कम 5000 मकान टूटेंगे और कम से कम 100 कॉलोनियाँ खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र में यह संभव है? और क्या हम जनप्रतिनिधियों ने भाड़ झोंकी है? हम किसी भी हालत में इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप अपना जवाब दें तो ये बताएं, क्योंकि आज हजारों नागरिक आज दहशत में जी रहे हैं। लोग मेरे पास रोज आते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है आपके राज में। 250 मीटर तो हमारे जेल मार्ग ही नहीं है। यदि इस प्रकार से यदि चौड़ा करेंगे तो कई लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप विचार करें और ये घोषणा करें कि इस प्रकार का जो सेक चिल्लाना निर्णय सरकार के अधिकारियों ने एसी में बैठ करके किया है, इसको किसी भी प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी निम्बाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ये सही कहा। द्रव्यवती नदी, वसुंधरा जी की जब सरकार थी तो जयपुर शहर में आए दिन बाढ़ के हालात नहीं बने। इसके लिए द्रव्यवती नदी का हमने सौंदर्यीकरण करा, अमानिशा के नाले को पक्का करके और वहाँ उसमें वॉकवे भी बनाया, साइकिल के लिए ट्रैक भी बनाया। परंतु ये 5 साल जब आपकी सरकार रही धारीवाल जी, द्रव्यवती नदी के बारे में अब एक शब्द भी नहीं बोले। द्रव्यवती नदी के बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोले।
मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2003 से 2008 के बीच में, निश्चित रूप से आप इसके ऊपर ध्यान देंगे और यदि जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, जहां गंदगी को रोके जाने की बात है उसको करेंगे, जो सीवरेज का पानी उसके अंदर गिरता है उसको हटाएंगे और निश्चित रूप से इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, तो मेरा टाइम खराब मत करो भाई, नहीं अभी 1 घंटे बजा देंगे। मेरा टाइम कटेल मत करना आप। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए आप। मैं 1:22 पे चालू किया, 8 मिनट हुए मेरे को अभी। नहीं, आप ये ध्यान रखना। 13:15 ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। नहीं, वो डिस्टर्बेंस एक वाला मैं समय आपको काट बताना दिया, 5 चाहूंगा मिनट में अपनी बात समाप्त करें। कि मालवीय नगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में मालवीय नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 के बीच में एक नाला है, बरसाती नाला। बगल में ही वो सरस संकुल है, वहां से जो दूध परिशोधन होता है वो उसके अंदर गिरता है। मकान के दोनों तरफ, जो नाले के दोनों तरफ जो घर है उनका सीवरेज का पानी उसमें गिरता है। मैं ये कहूँगा कि आप उस नाले को पाटने का काम करवाएं। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए खेलने का मैदान बनाए। गिरधर मार्ग पे हमारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनके लिए वहाँ पर पार्किंग की समस्या, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था कराएं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री महोदय ने यहाँ पर ही अनाउंस किया था कि हम 10 करोड़ रुपए इसके लिए देते हैं, परंतु न तो 10 करोड़ रुपए मिला और न कोई वहाँ विकास का काम हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसकी DPR बना करके और जितना भी इसमें जो पैसा लगता है उसका करके और इस समस्या से निजात दिलवाइए। एक ये करतारपुरा नाला, यानी ये कच्चा है। अमानी शाह के नाले की तर्ज पर जिस प्रकार हमने पिछली बार द्रव्यवती नदी का विकास किया, उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि करतारपुरा नाले को आप पक्का करवाएं और पक्का करवा के दोनों तरफ जो कॉलोनियां बची हुई है उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जिससे कि उसमें गंदगी नहीं जाए। अभी मैंने पढ़ा था कि साहब उसकी चौड़ाई 30 मीटर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उसका आउटफॉल ही 25 मीटर है तो आप 30 मीटर क्यों करना चाहते हो? MNIT ने सर्वे करके कह दिया कि 30 मीटर तो इसकी चौड़ाई करो और फिर दोनों तरफ 30-30 फुट की यहाँ पर रोड रखो। फिर वही कम से कम 60 कॉलोनियाँ हैं और 50,000 लोग रहते हैं, उनका क्या होगा? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसकी चौड़ाई 25 मीटर रखें और 25 मीटर रखें, दोनों तरफ पेड़ लगाएं। 30 किलो इसकी फिट की सड़क की जरूरत नहीं है, पेड़ लगाइए। STP, छोटे छोटे STP के प्लांट लगाइए जिससे कि इसका भला हो सके। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि करतारपुरा नाले के लिए जब भी हम बात करते हैं, नगर निगम को कहते हैं तो वो कहते हैं कि JDA का मामला है, JDA को कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि नगर निगम का मामला है। मैंने मेरे विधायक को से वहाँ 30 लाख रुपए दिए, रेलिंग लगवाई और उसका परिणाम ये हुआ कि आयुष नाम का एक बच्चा जो कार में जा रहा था, कार बह गई, उसमें वो बच्चा, उसकी मौत हो गई। परंतु हमने जब रेलिंग लगवाई उसके बाद फिर जब बाढ़ आई, जब बरसात आई, एक कार फंस गई और वो आदमी बच गया। तो मैं ये चाहूँगा कि इसका आप ये निर्धारण करें कि इसका कौन वो करेगा। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे लाल कोठी एरिया, पिछली सरकार ने बड़े बड़े पट्टे दे दिए, नियमों में अमेंडमेंट कर दिया, पृथ्वीराज नगर तक में आपने पट्टे दे दिए, पर ये लाल कोठी एरिया की क्या दुश्मनी है? 13 कॉलोनियाँ हैं वहाँ, 13 कॉलोनियों में पट्टे नहीं मिले। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्राथमिकता के आधार पर इन 13 कॉलोनियों में भी आप निश्चित रूप से पट्टे देने का काम करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा गोपालपुरा बाईपास, वहाँ चंद्रनगर करके कॉलोनी है, JDA की अथॉरिटी की बैठक संख्या 64, तब कृपलानी जी मंत्री थे, 22/5/18 को एजेंडा संख्या
6420 से उक्त भूखंडों को प्रभावित 100 फीट रोड को विलोपित करके और नगरीय विकास मंत्री को यह आदेश दिया कि आप इसमें उचित कार्रवाई करें। धारीवाल जी मंत्री थे और क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला था इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय, अरे साहब अभी तो शुरू ही नहीं किया, आपके तो बिराजी पूरा समय आपको और 6 मिनट ज्यादा दिए। देखो 22 में मैंने चालू किया था, 3 मिनट और लूंगा। आप 3 मिनट जल्दी समाप्त। 3 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। जल्दी समाप्त। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से विचार करें। और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि सारी बात कृपलानी जी ने कर दी। उनियारा गार्डन, बापू नगर, सिवाड़ एरिया, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के पीछे की बस्ती, संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवाज जी का बाग, गांधीनगर मोड़ पे स्थित ओझा जी का बाग, वर्षों से भूखंडधारियों को अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत इनको भी पट्टे दिलवाएं। इसी प्रकार से राजा पार्क, आदर्श नगर, फ्रंटियर कॉलोनी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए वहाँ से जो पुरुषार्थी यहाँ पर आए उनको भी अभी तक पट्टे नहीं मिले, उनको भी पट्टे दिलवाने के वो आप करें। इसी प्रकार से मालवीय नगर सेक्टर 9 में हमने 1993 में 2x2 की दुकानें दी थी लोगों को, और ये तय किया था कि 21,000 रुपये लेंगे एक दुकानदार से, 5-5 हज़ार रुपये उसमें जमा करवा दिए। बाकी पैसे आप नहीं ले रहे, उनको पट्टे नहीं मिले, तो इनके बाकी पैसे लेकर के और उनको भी पट्टे दिए जाएं तो निश्चित रूप से उनको भी राहत मिलेगी। और ये पहले भी बात आई है और अभी बजट में भी घोषणा की है कि हम सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बम्बई में जैसे उपनगर हैं, जैसे मलाड है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, बोरेवली है, वैसे ही जयपुर शहर के जो आसपास के इलाके हैं, अचरोल है, शिवदासपुरा है, बस्सी है, इधर चोमू है, अपने बगरू है, इनको आप सैटेलाइट टाउन्स में डेवलप करें। सैटेलाइट टाउन्स में डेवलप का मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ पर एक स्कूल खोल दिया, वहाँ पर स्कूल भी खोलिए, कॉलेज भी खोलिए, कॉम्प्लेक्सेस भी बनाइए, रोड कनेक्टिविटी भी करिए। सारी जो शहर में सुविधाएं मिलती है वो वहाँ पर यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से। बिराजा साहब हो गए 2 मिनट यार, बोल रहा हूँ 1 मिनट में बार बार टोको मत। आपने जो समय दिया, ज़्यादा वैसे भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे जितना टाइम दिया उतना ही बोलूँगा। इसी प्रकार से अब रोज गाय पकड़ने के लिए हमारे नगर निगम के लोग आ जाते हैं, हाई कोर्ट का आदेश है साहब गाय पकड़ेंगे। अरे भाई पकड़ेंगे तो सही, पर इनको ले जाओगे कहाँ? इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जयपुर के चारों कोनों पर डेयरी कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करें और वहाँ सारी सुविधाएं दें और उसके बाद सख्ती करके गायों को वहाँ पर ले जाएं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मूर्ति कला का जो उद्योग है, विश्व प्रसिद्ध उद्योग है, इसके लिए ये अभी खजाने वालों के रास्ते में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तेजाजी नगर में रोज़ ठक ठक होती है, लोग परेशान होते हैं, रोज़ मेरे पास आते हैं, धूल उड़ती है। तो आप इसके लिए मूर्तिकारों के लिए एक नगर घोषित करें, वहाँ लोगों को बसाएं और वहाँ मूर्ति कला का यदि व्यवसाय चलेगा तो निश्चित रूप से ये अच्छा रहेगा। बार बार घंटी दबा रहे हो, इसलिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।